लोगों के अधिकारों की लड़ाई को बल तभी मिलेगा जब उनकी गणना सामने आ जाएगी, उनकी वास्तविक आबादी सामने आ जाएगी। मैं देश के आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी को इस बात की बधाई देता हूं कि उन्होंने विपरीत परिस्थिति में भी कम से कम जातिगत जनगणना कराने का ऐलान किया है। लेकिन आप लोगों को एक बात बतानी है, वो ये कि देश में सबसे पहले जो प्रकाशित जनगणना है जातिगत, वो है 100 साल पुराना। हृदय की गहराइयों से, दिल की गहराइयों से हम आभार प्रकट करते हैं कि आपने अपना बहुमूल्य समय निकाला और ऑल इंडिया यूनाइटेड मुस्लिम मोर्चा के दफ्तर आप पहुँचे। आप लोगों के संज्ञान में होगा कि जब देश के अंदर आतंकवादी घटना घटी थी और चर्चाएं ये थी कि अब या कब पाकिस्तान पर हमला होने वाला है, उसी बीच में आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के आदेश से कैबिनेट के सीनियर लीडर रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव जी ने एक ऐलान किया था। मीडिया के समक्ष उन्होंने कहा था कि सरकार ने ये निर्णय लिया है कि हम देश के अंदर जातिगत जनगणना कराएंगे। आपके संज्ञान में होगा कि विपक्ष के कई नेता, लीडर ऑपोजिशन माननीय राहुल गांधी जी, सपा मुखिया अखिलेश यादव जी, आरजेडी के लीडर तेजस्वी यादव जी और इस तरह के कई लीडरों ने देश के अंदर जातिगत जनगणना कराने की मांग पहले से कर रखी थी। आपके संज्ञान में ये भी होगा कि बिहार की सरकार ने बिहार के अंदर जातिवार जनगणना कराया है और उसको प्रकाशित भी किया है। ऑल इंडिया यूनाइटेड मुस्लिम मोर्चा का सदैव ये मानना रहा है कि देश के अंदर लोगों के अधिकारों की लड़ाई को बल तभी मिलेगा जब उनकी गणना सामने आ जाएगी, उनकी वास्तविक आबादी सामने आ जाएगी। इसलिए सबसे पहले ऑल इंडिया यूनाइटेड मुस्लिम मोर्चा की तरफ से और हमारे तमाम जो सहयोगी हैं जिनका परिचय मैं अभी आपसे कराऊंगा, इनकी ओर से मैं देश के आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी को इस बात की बधाई देता हूं कि उन्होंने विपरीत परिस्थिति में भी कम से कम जातिगत जनगणना कराने का ऐलान किया है। लेकिन आप लोगों को एक बात बतानी है, वो ये कि देश में सबसे पहले जो प्रकाशित जनगणना है जातिगत, वो है 100 साल पुराना। 1919 में ये प्रकाशित हुआ था। उसके बाद भी जातिगत जनगणना होने थे, लेकिन पूरे विश्व की स्थिति उस समय डामाडोल थी। आपको पता ही है कि आधी दुनिया पर हुकूमत करने वाली वो सरकार, जिसे ब्रिटिश आप कहते हैं, वो विश्व युद्ध में उलझा हुआ था और इसीलिए दूसरी और तीसरी बार जातिगत जनगणना प्रकाशित नहीं हो पाया। भारत स्वतंत्र हुआ, कई देश आज़ाद हुए। उसी बीच भारत में जब पहली जनगणना होनी थी, तब देश के प्रधानमंत्री ने एक कानून बनाकर, पॉइंट इसको नोट करेंगे, कानून बनाकर जातियों के आंकड़े को प्रकाशित करने पर प्रतिबंध लगा रखा है। अब सवाल यह पैदा होता है कि जो चीज़ पहले से प्रतिबंधित है, अगर उसका ऐलान भी सरकार करती है तो सरकार को उसमें कानूनी तौर पर फिर से ये बताना होगा, यानी कानूनी संवैधानिक गिनती करनी होगी। इसलिए आज आप लोगों को हमने कष्ट दिया। ऑल इंडिया यूनाइटेड मुस्लिम मोर्चा की ओर से हम प्रधानमंत्री जी से, विपक्ष के नेता से ये मांग करते हैं कि आप सबसे पहले CAB लाएं। अब CAB का नाम सुनकर या CAA का नाम सुनकर लोगों को याद होगा कि एक बड़ा आंदोलन हमारे यहाँ हुआ था, लेकिन दोनों का फुल फॉर्म अलग है। वो था CAB सिटीजन, मैं कह रहा हूँ कास्ट जिसको आप कहते हैं, या सेंसस जिसको कहते हैं, सेंसस अमेंडमेंट बिल पहले सदन में लाया जाए। ये प्रधानमंत्री जी से विनती है और विपक्ष के नेता से विनती है कि वो भी इस आवाज़ को उठाएं। अगर वो मुखलिस हैं, अगर वो दिल से चाहते हैं कि जिसकी जो भागीदारी है उसको उतनी हिस्सेदारी मिले आबादी के अनुपात में, तो वो एक सदन में बिल लाएं जिसको CAB, मैं कह रहा हूं सरकार जो चाहे नाम रख ले, सेंसस अमेंडमेंट बिल। और जब वो CAA हो जाएगा,
सेंसस अमेंडमेंट एक्ट बन जाएगा, तब ये मान लिया जाएगा कि अब जो जनगणना होगा वो कानूनी होगा, और उसका प्रकाशन जब होगा तो जिनकी जो जनसंख्या आएगी उस जनसंख्या के अनुपात में अपने अधिकार की लोग बात करेंगे और राजनेता भी उसकी बात करेंगे। लेकिन यदि बिल नहीं आता है तो एक तो टाइम टेबल पर शंका है कि टाइम टेबल क्या रहेगा, कब समय मिलेगा नहीं मिलेगा। दूसरे, बिल अगर नहीं आता और सरकार ऐलान कर देती है तो बिहार का एक अनुभव है, बिहार में राज्य सरकार ने जब बात की कि हम जातिगत जनगणना कराएंगे तो कई लोग कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाए, कोर्ट ने इस जनगणना पर रोक लगाया। फिर सरकार ने कोर्ट को यह समझाया कि हम इसका कोई इस्तेमाल नहीं करेंगे, हम तो सिर्फ जानना चाहते हैं परिस्थितियां कैसी हैं और कौन सी जाति क्या कितनी आबादी रखती है। कई शर्तों पर कोर्ट ने सरकार को यह अनुमति दी और सरकार ने जातिगत जनगणना कराई। लेकिन उस जनगणना के आंकड़े के बाद भी बिहार में कोई आंदोलन खड़ा नहीं हो पाया। भागीदारी को लेकर, हिस्सेदारी को लेकर कोई दावा नहीं पेश हो सका। इसका मतलब है कि कानूनी तौर पर वो गिनती अभी तक नाफिजुल अमल नहीं माना गया, यानी उसको कानूनी दर्जा अभी नहीं मिला। इसलिए यूनाइटेड मुस्लिम मोर्चा का यह मानना है कि अगर आप ईमानदार हैं, आप दयानतदार हैं, आप चाहते हैं कि जिन बिरादरियों की जो आबादी है उनकी सियासी हिस्सेदारी, उनकी माशी हिस्सेदारी, उनके तमाम शोबे में उनकी बराबर की हिस्सेदारी हो, तो उसके लिए कानूनी अमेंडमेंट ज़रूरी है। जब तक कानून का सहारा उसको नहीं मिलेगा उसको, तब तक वो जो है वो अमल के लायक यानी इम्प्लीमेंटेशन उसका नहीं हो पाएगा। तो इसलिए यह आज का प्रेस कॉन्फ्रेंस स्पेशली इस मुद्दे पर है कि हम सरकार से सीएबी की अपील करते हैं और सीएबी के बाद सीए यानी सेंसस अमेंडमेंट बिल सदन में लाया जाए, ये मांग। दूसरी मांग, लगातार देश के अंदर मॉब लिंचिंग हो रही है, लगातार। अभी जो पहलगाम हमला हुआ था उसके बाद भी कुछ सरपसंद अनासिरों ने, कुछ सरफिरों ने, कुछ देश के मतलब देश का हित नहीं चाहने वालों ने देश के अलग अलग जगहों पर धर्म पूछ कर उनके दुकानों पर, मकानों पर, उनके तमाम चीज़ों पर हमले शुरू किए थे। मॉब लिंचिंग की कई खबरें आई हैं और परसों छपरा के अंदर जब पूरे भारत के अंदर शोक था और छपरा शहर में हजारों लोग सड़क पर उस शहीद के जनाजे का इंतज़ार कर रहे थे, जो एसआई इम्तियाज का जनाजा पहुंचा है, उसका इंतजार सड़क पर हो रहा था। और उसी वक्त शहर कोतवाली के अंदर ही एक कुरैशी नौजवान को एक हुजूम ने मार मार के, सिर्फ इस पर कि गाय का उसमें भी एंगल लाया गया, उसकी मॉब लिंचिंग कर दी, उसे मौत के घाट उतार दिया। तो मॉब लिंचिंग लगातार हो रहे हैं। ज्यादातर 90 से 95% मॉब लिंचिंग के शिकार जो है वो पसमानदा मुसलमान हो रहे हैं। ज्यादातर अभी भी जो छपरा में हुआ वो कुरैशी हुआ और ज्यादातर पसमानदा मुसलमान हो रहे हैं। हम इस बात को फिर दोहरा रहे हैं, मॉब लिंचिंग के शिकार गरीब गुरबा जो हाशिए पर है, जो मार्जिनलाइज सेक्शन है, जो सड़क पर कारोबार करता है, नाई सड़क पर कारोबार करता है, धोबी सड़क पर कारोबार करता है, सब्जी बेचने वाला सड़क पर कारोबार करता है, टायर पंचर बनाने वाला सड़क पर कारोबार करता है, ये जो रेड़ी पटरी खोमचा लगाने वाले लोग हैं, यानी गरीब जो है, जो बिल्कुल मार्जिनलाइज हमारा सेक्शन है मुसलमानों का, वही मॉब लिंचिंग का शिकार हो रहा। 8 वीडियो अभी ऐसे आए हैं जिसमें लड़का साइकिल से फेरी कर रहा और उस पर हमले हुए, मतलब वही सेक्शन है। ऑटोमेटिकली रिक्शा चलाने वाले, ठेला चलाने वाले, रेड़ी पटरी वाले, इनका ही मॉब लिंचिंग हो रही है। ऐसे में ये बात साफ लफ्जों में सामने आता है। और पिछले रिकॉर्ड भी तबरेज अंसारी से लेकर तमाम जो रिकॉर्ड आप निकालेंगे अफराजुल तक, सारे मॉब लिंचिंग पसमानदा दलित मुसलमानों के हुए हैं। तो प्रधानमंत्री जी से भी हमारी मांग है और विपक्ष के नेता से भी हमारी मांग है कि जिस तरह से 1989 में प्रिवेंशन ऑफ एट्रोसिटी एक्ट बनाकर भारत के दलितों और आदिवासियों के प्रोटेक्शन का इंतजाम किया गया था, सोशल प्रोटेक्शन, लीगल प्रोटेक्शन, इसी तरह से या तो मुसलमानों के उस तबके को जो मार्जिनलाइज्ड है,
उसको आप या तो प्रिवेंशन ऑफ एट्रोसिटी एक्ट 1989 में एडजस्ट कर दीजिए या फिर इनके लीगल प्रोटेक्शन का इंतजाम कीजिए ताकि कम्युनल पॉलिटिक्स पर लगाम लग सके। ये दो अहम मुद्दे हैं जिसको लेकर हम लोगों ने आज पीसी की है। हमारे सामने जो दाहिने बैठे हैं ये अब्दुल हकीम हवारी साहब हैं जो यूनाइटेड मुस्लिम मोर्चा के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हैं। उनके आगे जो हैं वो रईस सैफी साहब हैं, ये यूनाइटेड मुस्लिम मोर्चा के राष्ट्रीय सचिव हैं। और हमारे बाएं तरफ जो बैठे हुए हैं आप प्रसिद्ध चिकित्सक हैं और मेडिकल कॉलेज में आप प्रोफेसर हैं, डॉक्टर अब्दुल सलाम साहब। मेडिकल एसोसिएशन को भी आप का भी प्रतिनिधित्व आप करते हैं और आप जो है वकार साहब सलमानी समाज के जाने माने चेहरे हैं। आप सलमानी ट्रस्ट जमाते सलमानी ट्रस्ट के राष्ट्रीय महासचिव हैं। तो आप सभी समाज के, आप धोबी समाज के हैं, आप सैफी समाज के हैं, सलमानी समाज के हैं और ये सभी समाज के जो लोग हैं वो संदेश देने आज इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से आए हैं कि भाई जाति जनगणना में जो गलतफहमियां फैलाई जा रही हैं, जो अफवाहें आ रही हैं, कुछ कथित तौर पर लोग वीडियोस बना रहे हैं कि भाई धर्म के कॉलम में इस्लाम लिखना और जाति के कॉलम में मुसलमान लिखना इत्यादि इत्यादि, इन अफवाहों को कैसे लगाम लगाया जाए, जातिगत जनगणना का जो उद्देश्य है उसकी कैसे पूर्ति की जाए, इस पर बात जो है हम लोग पहुंचाना चाहते हैं। मैं चाहूँगा हमारे राष्ट्रीय उपाध्यक्ष अब्दुल हकीम हवारी साहब जो है 2-3 मिनट अपनी बात आपके समक्ष रखेंगे।